हेलो एवरीवन। आज 9 जनवरी के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखते हैं। आज महत्वपूर्ण सुर्खियों में 5 न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है, वो है कपड़ा मंत्रालय के जो हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जो घोषणा की गई है, उसके द्वारा मतलब देश भर में वस्त्र उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाना है और कैसे उसे मजबूत बनाना है अवसंरचनात्मक विकास और नीतिगत विकास के द्वारा, तो उसका एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है उस कड़ी में। उसके बाद भू राजनीतिक मुद्दा, ट्रंप प्रशासन के द्वारा रूस के तेल व्यापार पे 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को हरी झंडी दी गई है। जाहिर सी बात है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो उसके संदर्भ में ये क्या भारत के लिए क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या सकारात्मक, नकारात्मक और आगे की राह भारत क्या करेगा, क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं, तो उसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू को इस आर्टिकल में कवर किया गया है। उसके बाद भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी हो और डेटा प्राइवेसी सिद्धांतों पर आधारित हो। ये प्रधानमंत्री के द्वारा अभी एआई से संबंधित एक फंक्शन में घोषणा की गई है, बात कही गई है। तो एआई के इस प्रकार के स्वरूप को विकास किया जाना, जो कि देश के लिए व्यापक स्तर पे लाभकारी होगा और प्रभावी बनाएगा एआई सिस्टम को यहाँ पे जनरेट करने में और उसे बढ़ावा देने में। तो उससे संबंधित ये विभिन्न पहलुओं को कवर करता है ये आर्टिकल। उसके बाद 2025 में भारत की डेटा सेंटर क्षमता, तो जाहिर सी बात है डिजिटल युग में डिजिटल अवसंरचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक विकास डेटा सेंटर के विकास पे ये बल दे रहा है कि भारत में क्या इसकी स्थिति है, क्या इसमें चुनौतियां हैं और भारत इसके लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण पहलों पे विचार कर रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद अंत में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना है ये, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए, बढ़ावा दिए जाने के लिए। तो ये इस तरह से हमारे पास जो 5 आर्टिकल हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और इन्हीं पे आधारित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी होंगे, जो कि आपको यूपीएससी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों, जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनके ट्रेंड से अवगत करवाएगा और इसे रिवीजन करने में भी मदद करेगा कि आपने क्या सीखा है इससे। उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियों को भी हम लोग देखेंगे। इसमें संक्षिप्त सुर्खियों में जो पहला शॉर्ट न्यूज़ होगी पंखुड़ी पोर्टल, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग, सावलकोट जल विद्युत परियोजना, हमने दुलहस्ती के बारे में सुना है, उसी में सावलकोट जल विद्युत परियोजना भी है, इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है। इसी तरह से राष्ट्रीय खेल बोर्ड, अभी खेल प्रशासन में बहुत सारे जो है ना नियामकीय बदलाव और संरचनागत बदलाव किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग, उसके विभिन्न संदर्भों के बारे में हम लोग समझेंगे। ये महत्वपूर्ण संस्था हो सकती है। किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए स्पेशल विंडो, स्वामी इनिशिएटिव, होमिमिन्स, जलवाष्प और अंत में सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व माधव गाडगिल, जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। उनकी मृत्यु के उपरांत ये बात हम लोग करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज के पहले न्यूज़ आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ आर्टिकल हम लोग लेंगे यहाँ पे चर्चा के लिए। कपड़ा मंत्रालय ने डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से ही संबंध स्पष्ट है, जो जिला के आधार पे, जिला स्तर के आधार पे देश में जो वस्त्र उद्योग है उसको रूपांतरित करने का काम करेगा। मतलब उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा और उसमें इस पहलू से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पे सरकार के द्वारा नीतिगत, संस्थागत और संरचनागत जो है ना पहलुओं को पे बदलाव किए जाने का प्रयास किया जाएगा इसके अंतर्गत, जिससे कि देश में इस उद्योग का विकास हो, क्योंकि ये देश में काफ़ी संभावना से भरा हो। जहाँ जीडीपी में वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं रोजगार के निर्माण में इसका योगदान है, इसकी भूमिका है, अभी भी बनी हुई है महत्वपूर्ण रूप से। और इसके साथ-साथ निर्यात और व्यापार के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण क्षेत्रक माना जाता है अर्थव्यवस्था का, भारत के लिए। तो इसलिए ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाती है और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, वस्त्र उद्योग से संबंधित ये है। चलिए, तो जिला आधारित वस्त्र क्षेत्रक रूपांतरण, ये सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही देख लेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन।
पहल आरंभ की गई है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा भारत के वस्त्र क्षेत्र में समावेशी और सतत समृद्धि, समावेशी और सतत, जहां भी समावेशी हो तो हम लोग समझ लेंगे कि उसके स्वरूप को व्यापक करना है, मतलब उसके लाभ को विभिन्न क्षेत्रक, देश के विभिन्न क्षेत्रक और विभिन्न ग्रुप्स तक पहुंचाना है। तो ऑब्वियसली ये कैसे संभव हो पाएगा, जब तक कि उसको पूरे देश में उसका प्रसार सुलभ बनाया जाए। और सतत समृद्धि वही उसी से जुड़ा हुआ कि वो लगातार चलने वाले और एक मजबूत इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आए, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को नई में और ज्यादा योगदान दे पाए विभिन्न तरीके से। तो इसी को गति देने के लिए इस पहल का अनावरण किया गया है। हम लोग इसके बारे में देखते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखेंगे कि इससे यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछ सकती है। तो सबसे पहले जो इसके बारे में मुख्य विशेषताएं हैं, तो उसमें सबसे पहली बात लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है 100 वस्त्र उद्योग, 100 वस्त्र उत्पादन क्षमता वाले जिले। तो कितने जिले? 100, जिसमें कि वस्त्र उत्पादन की क्षमता है। उसे वैश्विक निर्यात चैंपियन के रूप में विकसित करना। तो दो टर्मिनोलॉजी है, एक टर्मिनोलॉजी आ गया वैश्विक निर्यात चैंपियन, मतलब ये ऐसा जिला होगा जो कि निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और कैसा निर्यात? वस्त्र से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद के रूप में विकसित करना। और 100 को कितना? आकांक्षी जिलों में, 100 को आकांक्षी जिलों में, मतलब ये ऐसे जिले होंगे जो कि आसपास को जो है ना प्रभावित करेंगे इस प्रकार के विकास को और आगे बढ़ाने में। तो जिलों का वर्गीकरण, जिलों के 3 प्रमुख मानक इसमें रखे गए हैं। जिलों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? 3 प्रमुख मानक। क्या? पहला कि निर्यात प्रदर्शन कैसा है, एमएसएमई तंत्र और कार्यबल की उपस्थिति वहां पे कैसा है, तभी तो ये चैंपियन वाली स्थिति में जाएंगे। और जो आकांक्षी जिले होंगे वहां पे कुछ हो सकता है कि इस पे कमियां भी हों, लेकिन उसे भी हम लोग इसे टारगेट कर सकते हैं, तभी हम जाके पूरे देश में समावेशी रूप से ये पूरे देश में हम लोग ये विकास कर पाएंगे इसका। तो ये पूरे देश में होगा ये। तो यही इसका मतलब है कुल मिलाकर। तो दो टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेंगे, आकांक्षी जिला और वैश्विक निर्यात चैंपियन वाला। तो वैश्विक निर्यात चैंपियन में पहले से कुछ चीजें अच्छी होंगी, तो देख भी लेते हैं इसके बारे में कि चैंपियन जिला क्या है? पैमाना और परिष्करण क्या है? ये जिले गहन बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के रूप में होंगे। और क्यों को अपग्रेड किया जाएगा? इंडस्ट्री 4 मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 को एकीकृत किया जाएगा, मतलब क्या? तकनीकी रूप से इसे कनेक्ट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। और क्या? और प्रत्यक्ष निर्यात बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब ये पूरी तरह से ये ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करेंगे, एक और फ्रंट के रूप में काम कर, जिसे कि जोड़ा जाएगा प्रत्यक्ष निर्यात बाजार से। क्लियर है चीजें? उसके बाद जो आकांक्षी जिले हैं, नींव और औपचारीकरण, यहां पे मतलब शुरुआत की बात है वही कि इन जिलों का उद्देश्य आधारभूत संरचना स्थापित करना, मतलब जहां नहीं है पहले से। और क्या? कार्यबल को औपचारिक रूप देने के लिए जमीनी स्तर पर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करना, मतलब जहां इकोसिस्टम नहीं है, ये कमजोरियां हैं पहले से, तो वहां पे आधारभूत संरचना निर्माण किया जाएगा, संपूर्ण इकोसिस्टम विकास करने पे काम किया जाएगा। और इसमें बुनियादी कौशल विकास, जिससे कि क्या है, वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। दो ही चीज चाहिए किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, मतलब कच्चे माल और अन्य पहलुओं को छोड़ दिया जाए, तो आधारभूत अवसंरचना जो उस उद्योग को सपोर्ट करे, और दूसरा जो प्रशिक्षित कार्यबल है, तो वो दोनों चीजों को यहाँ पे शामिल कर लिया गया। और इसके लिए क्या किया जाएगा? बुनियादी कौशल विकास और प्रमाणन की व्यवस्था, कच्चे माल के बैंक स्थापित करना, स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समितियों, मतलब जितने भी टूल्स हैं उसका प्रयोग करके इनसे जो है ना इस उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा इन जिलों में। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम डेवलप होगा जो वस्त्र उद्योग के लिए सही होगा। पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पे जोर, मतलब हम लोग क्या है इसमें समावेशी जब हमने बोला तो देश का क्या क्षेत्रीय विकास करना है, मतलब सभी क्षेत्रों का समान रूप से करना है, मतलब किसी को बाहर नहीं करना, मतलब शामिल करना अधिक से अधिक को। तो इसमें जो विकास के दौर में जो पिछड़े हुए क्षेत्र होंगे, मतलब पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर, जहां पे कि विभिन्न प्रकार की अवसंरचनागत और जो
चुनौतियां हैं, जो भौगोलिक चुनौतियां जिसके कारण से उसका विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों का हुआ है। तो इसीलिए इसे भी टारगेट किया गया है। तो इन क्षेत्रों में क्या जनजातीय पट्टी के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार, भौगोलिक संकेतक। तो सिंपल सी बात है, यही है कि जो पूरे जो जनजातीय क्लस्टर है, जहां पे एक जनजातीय समुदाय एक साथ रह रहे हैं, तो उनका पूरा विकास किया जाना है। कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर और पूर्व में क्योंकि मैंने बताया है कि ये भौगोलिक समस्या भी है, भौगोलिक टेरेन भी ऐसा है, दुर्गम क्षेत्र है, तो उन्हें कनेक्टिविटी में भी सुधार की आवश्यकता है। भौगोलिक संकेतक और खास करके जो परंपरागत और धरोहर के मामले में काफी रिच जो है माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत पुराने जो सभ्यताओं वाले जो संस्कृतियां, जो समुदाय वहां पे अभी भी जीवन व्यतीत कर रही हैं और प्योर फॉर्म में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनकी जो रीति रिवाज है और जो उनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसमें भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है ना संरक्षण प्रदान करने का काम पहले से किया जा रहा है। तो वैसे प्रोडक्ट को भी यहाँ पे शामिल किया जा सकता है, जिससे इस क्लस्टर का विकास किया जाए वस्त्र उद्योग में। तो इससे वैरायटी आएगी और डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकेगा। चलिए, पहल का महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि क्षेत्र विशिष्ट व जिला स्तरीय होगा। यही जो हम लोग बात कर रहे थे, पूरे देश का विकास करना, ना कि किसी भी एक जोन का। तो पूरे देश का, तभी ये समावेशी हो पाएगा, सतत हो पाएगा। तो इस दृष्टिकोण पे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, एक हो गया। दूसरा, वस्त्र उद्योग समूहों की को मजबूती मिलेगी और सफल मॉडल्स को व्यवस्थित रूप से विस्तारित किया जा सकेगा। इससे अधिकतम प्रभाव जिलों को में प्राप्त हो सकेगा। तो कुल मिलाकर क्या, वस्त्र उद्योग जो समूह हैं उनको मजबूती मिलेगी, मतलब आपको बड़ा क्षेत्र मिलेगा। उसका सरकारी संसाधनों का रणनीतिक समन्वय सुनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि पूरा पहल जो है ना रणनीतिक रूप से काम किया जा रहा है, पूरा प्लान के साथ काम किया जा रहा है डिफरेंट क्षेत्रक में, और उद्योग एवं शिक्षा जगत के साथ सहयोगात्मक साझेदारी हो। क्योंकि वर्कफोर्स अल्टीमेटली कहाँ से आना है? उद्योग और शिक्षा जगत से। टेक्नोलॉजी कहाँ से आनी है? रिसोर्सेज कहाँ से आनी है? फंडिंग के रूप में भी रिसोर्स हम लोग ले सकते हैं। तो वो सब, इसलिए उद्योग जगत और शिक्षा जगत दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जाहिर सी बात है। अंततः जो है हमारा लक्ष्य यही है, निर्यात उत्पादन को बढ़ाना, अधिक से अधिक रोजगार उससे उत्पन्न करना और निर्यात को बढ़ावा देना। तो विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में एमएसएमई आदि पर ध्यान केंद्रित करना, जो कि हमारा कमजोर क्षेत्र रहा है और देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र। क्योंकि एमएसएमई पूरे उद्योग क्षेत्र को दे दिया जाए तो एक बड़ा मैक्सिमम जो सेक्टर आता है किसमें, जो उद्योग का, तो एमएसएमई ही स्वरूप में हमारे प्रमुख उद्योग हैं। तो उन्हें अगर मजबूती मिले किसी पहल से तो काफी महत्वपूर्ण है। और आदिवासी क्षेत्र जो कि समाज का एक कमजोर तबका है और विभिन्न प्रकार से कमजोर क्षेत्र रहा है। तो अब लास्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि महत्व के रूप में हम लोग ये मेंस आंसर राइटिंग में भी इस प्रकार के डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रो वगैरह में, कहीं पे जो हेडलाइंस वगैरह लिखने में, हेडिंग वगैरह लिखने में, विश्लेषण करने में आंसर। सबसे पहला, वस्त्र परिधान उद्योग का भारत के जीडीपी में कितना योगदान है? 2.3%। ये ध्यान में रख लें। यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा, तो कृषि सबसे पहला है, दूसरा सबसे बाद रोजगार प्रदान करने वाला, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी जुड़ी हुई है। तो ये दूसरा फैक्टर महत्वपूर्ण है। विश्व में भी क्या है, छठा सबसे बड़ा निर्यातक है विश्व में, छठा सबसे। तो निर्यात में भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है सबसे पहले चल रही है, तो ये हम देख लेंगे। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्रा पार्क योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन आदि। तो ये वस्त्र उद्योग से संबंधित ये महत्वपूर्ण घटना। इस पे प्रश्न जो है ना फैक्चुअल बनाया जा सकता है कि, या विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट वाले भी बनाए जा सकते हैं। और जो ये महत्वपूर्ण जो स्कीम्स देखा उसके बारे में, लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या है, क्या इसमें अंतर है, इसके बारे में आपकी समझ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित, खास करके अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रक से संबंधित जो स्कीम्स होते हैं, उससे इस प्रकार के प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। टफ किया जाएगा तो मल्टी स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि कुछ एक लक्ष्य से जोड़ दिया जाएगा, कुछ ये जो महत्वपूर्ण जो हाइलाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उससे जोड़ दिए जाएंगे, 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। चलिए पहला देख लेते हैं, आसान है कि आपको याद भी हो जाए कि डीएलटीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सिंपल,
दो प्रकार के जिलों हम लोगों ने बताया कि 100 जिलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन विकसित करना और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाना है, जिसको कि आकांक्षी जिला बताया गया। तो उत्तर का सी हो गया। तो इस प्रकार से भाषा बदल के भी दिया जा सकता है। चलिए, डीएलटीटी के अंतर्गत जिलों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो यही बताया गया, निर्यात आधार, एमएसपी तंत्र, कार्यबल की उपस्थिति। जनसंख्या घनत्व था क्या कहीं पे? नहीं था, है ना। 1, 2 और 3 ए आंसर। ठीक है। चैंपियन जिलों में कौन से कदम उठाए जाएंगे? ठीक है, चैंपियन जिलों में मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अपग्रेड करना, इंडस्ट्री 4 का एकीकरण करना, प्रत्यक्ष निर्यात बाजार से संपर्क करना, ग्रामीण आवास निर्माण। क्या ये कहीं था? नहीं था ग्रामीण आवास निर्माण। तो ये 1, 2 और 3 आंसर। चलिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न इंपॉर्टेंट अर्थ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जो घटना अभी घटित हो रही है कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पे हमला किया गया और वहां पे राष्ट्रपति पे कार्रवाई की गई, उसके संदर्भों को देखते हुए उसी का एक्सटेंशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि साथ साथ उस घटना के साथ साथ और भी अमेरिका के द्वारा फैसले लिए जाने की बात की जा रही है, उनके द्वारा स्टेटमेंट आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया है और उस पर वो काम भी कर रही है ट्रंप प्रशासन कि जो भी रूस के साथ जो संबंध, व्यापारिक संबंध जिन भी राष्ट्रों का है उन पे सैंक्शन लगाया जाएगा और सैंक्शन काफी बड़ी मात्रा में, अभी तो 50% का सैंक्शन है, लेकिन वो सैंक्शन काफी अधिक बड़ी मात्रा में 500% तक लगाया जा सकता है और उसमें भारत भी है। तो वही चिंता का विषय है और चुनौतियां भी उत्पन्न करेगा भारत के लिए विभिन्न प्रकार से ये। तो यही ये आर्टिकल है कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा रूस के तेल व्यापार पे 500% पे टैरिफ लगाने वाले बिल को हरी झंडी दे दी गई। तो इसीलिए जीएस पेपर 2 में तो है ही संबंधित और उसके साथ 3 में भी संबंधित है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा कि जहां रूस से हम लोग अभी सस्ता तेल मिल रहा है वो तेल बंद करना होगा या बहुत सारे उसके भू राजनीतिक जो है आयाम होंगे। मतलब भारत के लिए सामान्य भाषा में साधारण अर्थों में ये बोला जाए, कम से कम इससे ये होगी कि महत्वपूर्ण मंचों में भारत के लिए ये जो असहज स्थिति उत्पन्न करने वाली है और एक संतुलन स्थापना करने में समस्या उत्पन्न होगी, जिससे जो कि ट्रंप प्रशासन के एग्रेसिव मूव के कारण होगा। तो इसी से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो हमने बताया कि मुद्दा यही कि 500% प्रशुल्क टैरिफ जो है ना आरोपित करने वाला विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इस प्रकार के विधेयक कभी-कभी चर्चा में रहता है और आईआर से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो घटना पर आधारित होते हैं। तो इसका नाम भी हम लोग देख लेंगे, द सैंक्शनिंग रसिया एक्ट ऑफ 2025। तो ये नाम है, ये नाम है, ठीक है। और ये विधेयक लागू होने के बाद अमेरिकी प्रशासन के रूसी तेल, गैस और यूरेनियम कौन-कौन सा है आदि खरीदने वाले देशों पर भारी प्रशुल्क और द्वितीयक प्रतिबंध लगाने में, मतलब पहले प्रतिबंध तो लगे ही हुए हैं, द्वितीयक प्रतिबंध सेकंड वाला, ठीक है, सैंक्शन लगाने की बात में सक्षम हो जाएगा वो। और उसके बाद क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इन प्रशुल्कों को 180 दिन तक के लिए माफ करने की शक्ति होगी। मतलब जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वहां पे उनके पास वो है कि ये किसी को अपने पावर से वो माफ कर सकते हैं यदि इसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में समझा जाता है। तो मतलब इतनी छूट है, चाहे तो ट्रंप खुद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसके जो निहितार्थ हैं हम लोग समझ सकते हैं। तो वही निहितार्थ को हम लोग देख सकते हैं क्या संभावित प्रभाव होंगे। सबसे पहला तो हमारा वही व्यापार में रुकावट और क्षेत्रकों को नुकसान, विभिन्न क्षेत्र उसके कारण जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए हैं अमेरिका के आयात से। मतलब अमेरिका जो सामान हमारे यहाँ से आयात करता है तो वो निर्यात हमारा प्रभावित होगा, सिंपल डायरेक्टली। और व्यापार में जो रुकावट क्या है, जो बड़ा व्यापार जो हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वस्तु और सेवाओं का 120 अरब डॉलर का वार्षिक निर्यात प्रभावी रूप से रुक सकता है अगर इस पे 500% का टैरिफ लग गया। आप समझो 500% का तो कितना बड़ा। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्रक भी शामिल हैं, जो अभी हम लोग बस क्षेत्रक की बात कर रहे थे उसमें बस क्षेत्रक भी शामिल है। फुटवेयर जो लेदर का काम है हमारे यहाँ, आप निर्यात क्षेत्रक को आप देखोगे कभी भी उठा के, निर्यात से संबंधित जो डेटा है आता है तो उसमें ये महत्वपूर्ण क्षेत्रक होंगे। समुद्री उत्पाद, मतलब आपने सुना है यूरोपियन मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में भारत के सी फूड की काफी डिमांड है, सी प्रोडक्ट्स की। जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र, और सब ये श्रम प्रधान क्षेत्रक हैं कि
स्पर्धात्मकता व निर्यात व्यवहार्यता में और भी कमी आ सकती है। क्षेत्र पहले से ही 50% के अमेरिकी टैरिफ का बोझ के तले दबे हुए हैं। तो पहले से ही यहाँ पे समस्या, दबाव है इस पे, और ज्यादा टैरिफ के जो है ना काफी चुनौतियां उत्पन्न करेगा। उसके बाद सौदेबाजी की शक्ति में कमी, अगर इस प्रकार की चीजें लग जाएंगी टैरिफ, तो इसका प्रभाव अन्य ग्रुप से जिसके साथ आप करना चाहते हो या कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है बार्गेन करे आपके साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी रणनीतिक मजबूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक विकल्प कम हो गया। विकल्प मतलब क्या? एक महत्वपूर्ण विकल्प जिसे आप एक बड़ा मात्रा अपने निर्यात का करते थे, निर्यात जिसे करते थे। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो दूसरे जो पार्टी हैं, दूसरे पार्टी मतलब जैसे ईयू, यूरोपीय संघ को जाता है, उसके बाद क्या, ये जो खाड़ी देश हैं, तो वो भी हो सकता है मूल्य पे जो है ना आपसे करें, आपसे बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, और वहां पे आपकी बार्गेनिंग क्षमता कम हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी हो गई, क्योंकि आपको अपना सामान, अपने सामान को निर्यात करना है। इतना बड़ा निर्यात जो रुक जाएगा अचानक से। तो यहाँ पे भी क्या है कि इस प्रकार की जो विभिन्न संस्थाएं होंगी, उसके साथ भविष्य के व्यापार समझौतों की वार्ताओं को नकारात्मक रूप से इसलिए प्रभावित कर सकता है। अन्य प्रभाव क्या होगा? जाहिर सी बात है कि भारत अमेरिकी संबंध इसमें गिरावट होगा, क्योंकि भारत अमेरिकी संबंध में एक जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है वो है व्यापार, ये ध्यान रहे। तो इसलिए जो है ये संबंध जो है भू राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी प्रभावित होने वाले हैं। और आर्थिक समृद्धि लॉन्ग टर्म में क्या है, अगले 2-3 वर्षों में जो है ना, इसका जो है अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव होगा विभिन्न तरीके से। जैसे रोजगार कम, मंदी आएगी, रोजगार कम हो सकता है, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। चलिए आगे की राह देश के लिए क्या है, ये यहाँ पे आगे की राह है। तो जाहिर सी बात है, ये कुछ परंपरागत चीजें भी हैं कि अगर आपके पास 2 विकल्प हैं और एक विकल्प जो महत्वपूर्ण विकल्प था वो खत्म हो गया, तो आप दूसरे पे फोकस करो और नए विकल्प भी तैयार करो आप। तो सिंपल यही है। तो यही हम लोगों को यहाँ भी करना है कि निर्यात का विविधीकरण करना है। तो नए बाजार को आपको ढूंढना है, उसे तैयार करना है, और जो नए बाजार जहां पे आप कर रहे हैं वहां और विकल्पों की तलाश करनी है। तो यही है कि एक तरफा जो टैरिफ है उसकी वृद्धि से प्रति सुविधा को कम करने के लिए वस्तु निर्यात को अमेरिका से हटाकर अन्य देशों की ओर विविधीकृत करना चाहिए। यूरोपियन मार्केट, अफ्रीकी मार्केट, साउथ ईस्ट एशिया, और क्या जो जो एशिया पैसिफिक का क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार से विभिन्न मार्केट की बात की जा सकती है। इस पे विचार किया जा सकता है। जैसे अभी ही आरसीईपी के संदर्भ में न्यूजीलैंड के साथ जो है एक समझौता हुआ है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं इस जो आरसीईपी वाला जो बाजार है एशिया पैसिफिक का, वहाँ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इस प्रकार के जो बाजार में संभावनाओं की तलाश की जाए भारत के द्वारा, कहीं न कहीं वो ये बैकग्राउंड में हम लोग रखकर समझ सकते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन, अब इस प्रकार के जो मिशन होंगे, ज़ाहिर-सी बात है आपको निर्यातकों को जो है ना इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी, फंड के लेवल पे, ब्याज के लेवल पे, और अन्य जो नीतिगत और संरचनागत जो है, जिससे कि वो लाभान्वित हो सके और उनको सपोर्ट मिल सके, सहायता मिल सके इस टफ टाइम में। तो इसलिए जो है ना प्रशुल्क बढ़ोतरी से, टैरिफ की बढ़ोतरी से लड़ने में भारत को निर्यात तंत्र को मजबूत करना होगा और परिव्यय में वृद्धि करनी चाहिए। व्यापार सौदों में तेजी लाना, जितना अधिक हो सके मुक्त व्यापार समझौते जैसे जो आप सौदेबाजी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक तेजी लाना, जिससे कि वही इसी से आपको जो है निर्यात विविधीकरण हो सकेगा, नया बाजार आपको मिल सकेंगे। विनियामक सुधार, विनियामक सुधार क्या है? विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए, जाहिर सी बात है। जैसे कि कपास, चमड़ा, रत्न, जो कि हमारे एक्सपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करते हैं, इन सब में महत्वपूर्ण कच्चे माल पर शुल्क को तर्कसंगत, रेशनलाइजेशन, टैरिफ रेशनलाइजेशन बोला जाता है, इसे बनाना चाहिए। मतलब क्या, शुल्क कुछ इस प्रकार से हो जिससे कि उस पे जो पड़ने वाला बोझ है निर्यातक पे, और जो घरेलू जो उद्योग है वो उसे बढ़ावा मिले। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए, ये जो कपास है इस पे 11% का टैरिफ है इस पे, मतलब बाहर से कोई मैन्युफैक्चरर अगर आयात करता है इसे कपास को देश में, तो 11% का टैरिफ है। अब क्या है कि अब इसका क्या हुआ, इनपुट कॉस्ट ही जो है ना महंगा हो गया इस टैरिफ से। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हमारी इंडस्ट्री, वस्त्र इंडस्ट्री
महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए और आगे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तो वहाँ पे वैसे इंडस्ट्री को थोड़ा वहाँ पे टैरिफ में छूट दी जानी चाहिए, जिससे क्या घरेलू उद्योग जो है ना लाभान्वित हो, प्रेरित हो और वहाँ उत्पादन बढ़े। और जितना उत्पादन बढ़ेगा तभी हम निर्यात की तरफ ज़्यादा बढ़ पाएँगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की नीति पे ध्यान देना होगा, जिससे कि हम अपने निर्यातकों को, अपने मैन्युफैक्चरर को जो है लाभ पहुँचा सकें। चलिए, इसमें क्वेश्चन हर तरह से पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से ही प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आईआर से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से प्रश्न आने लगे हैं पिछले 3-4 वर्षों से और संख्या ठीक-ठाक होती है। वो करंट अफेयर में शामिल कर लें या आईआर में शामिल कर लें कि घटना आधारित, कि घटना को पूछ लिया जाता है। और एप्लीकेशन बेस्ड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, कि ये घटना हुई, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो कि जिसमें कि आईआर और अर्थव्यवस्था सब मिला होगा। अब देखो कि 500% टैरिफ लगाने वाले जो अमेरिकी विधेयक के कारण निम्न में से कौन से क्षेत्र भारत में सबसे अधिक प्रभावित होंगे? तो जाहिर-सी बात है, अगर आप इस पूरे सीन को समझते हो, तो आप बड़े आसानी से आप समझ लोगे कि वस्त्र उद्योग, फुटवियर उद्योग, समुद्री उत्पाद उद्योग, तो इस तरह से चीज़ें हो सकती है। अब बहुत अधिक पैमाने पे अगर होगा तो आईटी सेवाएँ भी हो सकती हैं, लेकिन अभी डायरेक्टली क्या है 1, 2 और 3, क्योंकि अभी ये बात कही जाए, क्योंकि डायरेक्टली हमारा जो है बड़ा हिस्सा जो है इससे जुड़ा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी हो और डेटा प्राइवेसी सिद्धांतों पर आधारित हो। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित उसका विकास कैसे किया जाए? देश में उसका स्वरूप क्या हो? और उसके जो विभिन्न काम करने से लेकर, मतलब उसके निर्माण से लेके उसके परिचालन से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं, विभिन्न पहलू हैं, कैसे भविष्य में आकार लें, जिससे कि जो हमारे समाज को, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, सबको व्यापक पैमाने पे लाभान्वित कर पाए, उसके नकारात्मक स्वरूप सामने ना आए, क्योंकि किसी भी नई टेक्नोलॉजी का ये दुधारी तलवार के रूप में समझा जाता है। किसी भी नई टेक्नोलॉजी, उसके जहाँ सदुपयोग होते हैं बहुत सारे, उसके दुरुपयोग या हानि भी संभव है। तो उसी तरह से एआई में भी है। तो इसीलिए यहाँ पे नीतिगत स्तर पे ये प्रयास किया जा रहा है कि एआई को इस प्रकार से डेवलप किया जाए हमारे देश में, जिससे कि हम अधिक से अधिक उसका लाभ उठा पाएँ और उसके साइड इफ़ेक्ट कम हों। तो उसी के लिए प्रधानमंत्री ने ये एआई मॉडल पे बोलते हुए वर्तमान में ये बातें कही हैं कि इसमें नैतिक और सामाजिक मानकों का समावेश किया जाना आवश्यक है। नैतिक और सामाजिक मानक, जिससे कि इसका लाभ कहीं से भी ये नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से खतरा ना बने। आर्थिक रूप से लाभकारी हो, लेकिन नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से खतरा ना बन जाए। कैसे? इसी बात पे हम लोग देखेंगे कैसे। और यही अभी ये जो बोल रहे थे प्रधानमंत्री एआई स्टार्टअप्स के साथ बातचीत में ये चीज़ें बोल रहे थे कि जैसे-जैसे समाज भी बदल रहा है तेज़ी से, तो समाज को बदलने में भारतीय एआई मॉडल्स के महत्व पर प्रकाश डाला। यही बात करते हुए ये बात यहाँ पे कही गई है कि समाज में इसके नकारात्मक प्रभाव ना फैले। मतलब एआई के दुरुपयोग से जोड़कर इसे देख सकते हैं कि एआई काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे जो आर्टिफ़िशियल तरीके से जो है ना वीडियो बनाए जा सकते हैं, इमेज बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है ना स्कैमर इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। किसी को परेशान करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए भी। तो यहाँ पे नैतिक मानक और सामाजिक मानक जो है ना कहीं न कहीं नीचे होता दिखता है। तो यही बात समझाने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा था। तो सबसे पहला नैतिक पक्ष देखेंगे कि नैतिक पक्ष क्या है? बेसिकली यही है कि सबसे पहला तो जो पूरा का पूरा मॉडल हो रहा है, जो जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होनी चाहिए। और उपयोगकर्ता की जो डेटा है, उसपे जो खतरा नहीं होना चाहिए, मतलब गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो उपयोगकर्ता का डेटा है। उसीलिए जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एआई प्रणालियों में कॉपीराइट सामग्री, जैसे कि अभी एआई जो है ना, कोई भी इमेज बोलो आप अपने मन से आप वो जनरेट कर देता है। बहुत बार वो क्या है, जो चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो चीज़ें लेता है वहाँ से डेटा और वहाँ से कर सकता है। तो इसमें क्या कॉपीराइट का मुद्दा काफ़ी होगा, इससे जुड़े हुए मुद्दे। तो इस तरह से जानकारी एकत्र करना एआई प्रणालियों के द्वारा। उसके बाद जिससे कि वो इस प्रकार के मामलों में ना फँसे जिसमें कि कॉपीराइट उल्लंघन हो रहे हों। जैसे जिसमें कि एक हम लोग जब जिसमें काम करते हैं तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि ये जो 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 भी सामग्री हम
इंटरनेट पे डाल रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसमें कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो। तो उसी प्रकार से एआई को भी ट्रेंड होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये चीज़ें जो जिससे कि नैतिक मुद्दा नहीं हो पाएगा और निष्पक्ष भी रह पाएगा ये पूरा का पूरा ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी। और इससे क्या है कि जो छोटे रचनाकार हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो प्रभावित काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बड़े क्रिएटर जो है वो नुकसान तो झेल सकते हैं, लेकिन के छोटे रचनाकार। और क्या यहाँ पे यह बात बताई गई वही कांटियन कर्तव्य, ये जो नैतिक मुद्दा है तो यहाँ पे सिद्धांत भी कि कांटियन कर्तव्य का उल्लंघन करता है कहीं न कहीं। मतलब ये रचनाकारों को क्या साध्य न एंड नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एंड नहीं माना जाना चाहिए। हुँ? और क्या निष्पक्ष क्या होगा? निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए एआई व्यवस्था को। निष्पक्ष कैसे? कि आप में जो समाज में अभी वर्तमान समाज में जो पक्षपात है, वो सब कम हो जाए। वो जो पक्षपात विभिन्न प्रकार के पक्षपात जिसको बायसेस जो है। अब पक्षपात किस प्रकार का होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल महिला के प्रति, कमज़ोर वर्ग के प्रति, मतलब जातिवाद से संबंधित पुरुष सत्तात्मक समाज से संबंधित, इस प्रकार के बायसेस हमारे समाज में हैं। और यही डेटा जो है ना फीड कहाँ किया गया? एआई में। तो जब एआई कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें वो बायसेस आने की संभावना है, क्योंकि वो डेटा कहाँ से ले रहा है? समाज से। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या इसे फ़िल्टर करने का, ऐसे मॉडिफ़ाई करने का तंत्र यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि वो जो इन रूढ़ियों को कम कर सके। तभी तो वो उसमें क्या, इसमें ये एक विकास के रूप में देखा जाएगा, नहीं तो ये पूरी तरह से ये रूढ़िवादी सिस्टम बनकर रह जाएगा। जहाँ पे क्या, जैसे ये बड़ा यूनिक एग्ज़ाम्पल है ये और कोट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में भी, क्रेडिट कार्ड एल्गोरिदम। मतलब जिसपे कि जो क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनियाँ हैं, वो भी एक एल्गोरिदम का यूज़ करती हैं, किसे दिया जाना चाहिए, किसे नहीं दिया जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो है ना जो वित्तीय जो क्षमता है व्यक्ति की, वो देखी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो एआई है, वो पक्षपाती डेटा को यूज़ कर रहा है और उसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक ऋण दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, जबकि ऐसी सच्चाई है नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक है और काफ़ी चौंकाने वाली है। पारदर्शी व्यवस्था कैसे बनाया जाना चाहिए? विश्वास और जवाबदेही ज़ाहिर-सी बात है, सुनिश्चित करना था। ब्लैक बॉक्स मतलब अपारदर्शी कार्यप्रणाली की समस्या पे का समाधान करना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पष्टीकरण की का अभाव होता है, कि ये कैसे किया गया एआई सिस्टम के द्वारा भी ये सब चीज़ों जैसे कि उदाहरण चित्रलेखा, ये अभी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि एआई फॉर भारत एक जो है गैर लाभकारी संस्था है, उसके द्वारा विकसित किया गया है और ये किसके लिए किया गया? ओपन सोर्स वीडियो बनाने के लिए और जिसमें क्या अनुवाद प्लेटफॉर्म है जो सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चित्रलेखा ये ध्यान में रखें, ये पूछा जा सकता है। समाज को बदलने में एआई की भूमिका क्या निभा सकता है? तो वही सार्वजनिक सेवा वितरण, न्याय तक पहुँच। कैसे? एग्ज़ाम्पल से ही समझेंगे हम लोग। सार्वजनिक सेवा वितरण में कैसे कि एआई कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यीकरण मतलब जो टारगेट किया जाता है, जो जिसे फ़ायदा पहुँचाना है। निगरानी कि वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही, लीकेज तो नहीं है। दक्षता को बढ़ावा देना, डिस्ट्रीब्यूशन में और पहुँचाने में और जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और लीकेज की भी कमी होगी। यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा ये काफ़ी पुरानी योजना है एमसीए 3 पोर्टल, ये कंपनियों के लिए विनियामक अनुपालन संबंधी फाइलिंग को आसान बनाता है। मतलब जो कंपनियां हैं, उसे क्या पालन करना चाहिए, नहीं पालन करना चाहिए, ये एआई ही बता देगा आपको। तो या इस प्रकार का कोई पोर्टल हो, आप जाएँ, बता दें कि ये काम करते हैं, इस प्रकार इस सेक्टर से संबंधित हम कंपनियां हैं, उससे जुड़ी हुई जो सारी आपके पास नियम कानून आ जाएँगे। तो आपको क्या पालन कॉम्प्लायंसेस में क्या आपने सही किया है, क्या गलत किया है, वो सब आपके पास आ जाएगा। तो वो आपके लिए आसान क्योंकि बताने वाले गाइड हो गया ना यहाँ पे, गाइड मिल गया, गाइडेंस मिल गई। न्याय तक पहुँच क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा समस्या मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या? जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है, वहाँ पे ट्रांसलेशन का मुद्दा काफ़ी रहता है। जो जजमेंट आते हैं, अंग्रेजी में जो आते हैं सामान्यतः और जो विभिन्न अलग स्टेट्स में जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है और या अन्य वहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना यूनिफ़ाई करने के लिए ये चीज़ें क्या किया गया ट्रांसलेशन जो है ना एक ये ऐप है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट की विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर है, कि जो भी जजमेंट होगा उसको उसे जो है अनुवाद कर दिया जाएगा और रीजनल भाषाओं में कर दिया जाएगा। तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इससे, देश भर में न्यायिक क्षेत्र में न्याय को प्रदान करने में।
सतत परिवर्तन, सिंपल सी बात है कि जैसे उदाहरण विद्युत क्षेत्र में एआई सक्षम स्मार्ट ग्रिड्स, जो एआई से चलने वाला, तो उसके पास डेटा हैंडल करने के लिए भी क्षमता होगी और डेटा के प्रोसेसिंग करने में, तो इससे जो जो कमियां हैं जो ग्रिड में, वो भी समस्या निदान किया जा, तो इससे क्या होगी, एनर्जी का भी बचत होगा, जो कि अभी मैनुअली किया जा रहा है या नॉर्मल सिस्टम से किया जा रहा है। अन्य क्षेत्र क्या है, जैसे स्वास्थ्य सेवा देखभाल, अभी एआई आधारित पे चला गया है। उसका शिक्षा, संचालित निजीकृत शिक्षण प्लेटफॉर्म, आपदा प्रबंधन आदि, जो ये काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्रक हैं। तो फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि इस प्रकार की योजनाओं का, इस प्रकार की पहल का प्रभाव क्या है, ये यूपीएससी पूछ लेती है प्रीलिम्स में, तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब महत्वपूर्ण पहल क्या है, जैसे भारत जेन एआई किससे संबंधित है, विभिन्न प्रकार के मॉडल्स जो है ना, इफिशिएंट मॉडल को बनाने के लिए, उस जो डिफरेंट आवश्यकताओं से संबंधित हो। उसका इंडिया एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश ही है, जिससे कि डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके और उसमें एआई के रोल को और बढ़ावा दिया जा सके। और ये मंत्रालय कौन सा होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के जारी किया गया, और भारत के एआई गवर्नेंस ढांचे को मार्गदर्शन करने के लिए डेटा गोपनीयता और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करने में जारी किया गया। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मिशन एआई, इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा साथ ही एआई अनुप्रयोगों की वास्तविक उपयुक्तता को सुनिश्चित करना। चलिए, एआई एल्गोरिदम का पक्षपात का उदाहरण क्या है, तो कुछ चीजें जो है ना इसमें सकारात्मक, जैसे मौसम पूर्वानुमान, ये तो पॉजिटिव हो गया, ऊर्जा खपत को अधिक होना, हाँ, और उसके बाद क्या, भाषा अनुवाद में विलंब, पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक ऋण देना, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, ये चीजें, तो इस चीजों की अगर समझ है तो हम ये कर सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एआई सार्वजनिक सेवा वितरण में कैसे सहायक है, तो ये तीनों काम करेगा, ये डी 1 2 3 आंसर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र एआई से लाभान्वित हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि विपणन। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न। चलिए, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा 2025 में भारत का डेटा सेंटर क्षमता, डेटा सेंटर परिवर्धन क्षमता, ये बेसिकली क्या है, देश की डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए हमें आवश्यकता है कि देश में डेटा सेंटर का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाए। क्यों कि डेटा सेंटर को हम सामान्य रूप से ये समझ सकते हैं कि जो भी डेटा है उसके लिए उसे सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए और उसे फिर रीयूज करने के लिए एक जो महत्वपूर्ण जो स्थान है, जिसके उसके रूप में हम डेटा सेंटर को पहचान सकते हैं। अभी तक परंपरागत रूप से क्या किया जाता है, जहां भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं का गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां बड़ी बनी जो आईटी सर्विसेज से संबंधित हैं, वहीं पे उन्हीं विकसित राष्ट्रों में, मतलब अमेरिका जैसे राष्ट्रों में या यूरोपीय राष्ट्रों में, जो इस प्रकार के डेटा सेंटर का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर के निर्माण के लिए जहां आप विभिन्न प्रकार की इनपुट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि लैंड बड़े पैमाने पे चाहिए, उसके बाद क्या, ऊर्जा की खपत काफ़ी होती है, उसके बाद क्या, जल की खपत काफ़ी होती है। इस प्रकार के जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और उसके साथ-साथ फंडिंग की ज़रूरत होती है बड़े पैमाने पे, जो कि यहाँ पे कमी थी। जिस कारण से क्या है, हमारा डेटा यूज़ तो यहाँ पे हो रहा है, तो हमारा डेटा स्टोर अभी कहाँ हो रहा है, देश के बाहर, और ये देश के लिए कहीं से भी डेटा गोपनीयता की दृष्टि से सही नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, और व्यक्तिगत स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इसके संभावित खतरे भी हैं। तो इसलिए डेटा सेंटर्स का निर्माण बड़े पैमाने पे किया जाना देश के लिए एक जो है अभी सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। इसी क्रम में सरकार के द्वारा ये चीजें की जा रही है। 2025 में डेटा सेंटर क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी कदम उठाए गए और इसमें दिख भी रहे हैं उपलब्धियां काफी, और ये जो है हमारे अवसंरचनागत निर्माण से जुड़ा हुआ। तो इसीलिए क्या है, जीएस3 में डेटा सेंटर क्षमता अर्थव्यवस्था जोड़ ही दिया, ये अवसंरचना निर्माण से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है कि महत्वपूर्ण अवसंरचना है ये। ठीक है, चलिए, तो हम लोग वही देखते हैं कि 2025 में भारत का डेटा सेंटर परिवर्धन क्षमता में 2 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, उपलब्धि है हमारा। और ये कितनी थी, 2024 में 191 मेगावाट जोड़ी गई थी, नई आपूर्ति हुई। और क्या है,
वो क्षमता की तुलना में दोगुनी से अधिक बढ़कर 2025 में कितना हो गया 387। तो ये वर्ष दर वर्ष 103% की वृद्धि से, तो 2024 में 191 था और अभी 387 हो गया। तो समझ लें 103% की वृद्धि हुई, तो काफी तेजी से हम लोग विकास कर रहे हैं इसमें। और डेटा सेंटर के बारे में वही चीजें कि जहां कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरणों की बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, संग्रहित करने, संसाधित करने, वितरित करने या एक्सेस करने के उद्देश्य से केंद्रित किया जाता है। तो इन्हीं केंद्रों को क्या बोला जाता है, डेटा सेंटर्स। तो ये हमारे पूरे के पूरे डिजिटल जो सेक्टर है, जो डिजिटल जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको चलाने के लिए उसको। बाद में डेटा सेंटर के विकास के लिए प्रेरक कारक क्या हैं? सबसे पहले आरबीआई के द्वारा जो अधिदेश आया वो क्या है कि आरबीआई के अनुसार वित्तीय डेटा को स्थानीय स्तर पे मतलब लोकल स्तर पे ही संग्रहित करना आवश्यक है। इससे घरेलू डेटा सेंटर अवसंरचना अनिवार्य हो गई। तो ये आरबीआई ने एक आदेश निकाल के कह दिया कि जो भी वित्तीय डेटा है मतलब बैंक से संबंधित डेटा, हमारे आपकी क्रेडिट लोन से संबंधित तो अन्य चीजें जो वित्त से संबंधित है, उससे संबंधित तो आरबीआई के द्वारा किया गया। तो आरबीआई की बैकिंग हो गई इस बात को। तेजी से होता डिजिटलीकरण, देश में अभी ये महत्वपूर्ण डेटा है, यहाँ पे देख लो, आप लोग देखें कि 2024 में अभी क्या कितने मोबाइल इंटरनेट उपयोग करता है, 750 मिलियन 750 मिलियन इंटरनेट उपयोग करता है, जो कि बड़ा नंबर है और ये देश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर क्या है, इससे डेटा भी निर्माण काफी बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो ये डेटा हमारे देश में ही जो है लोकल लेवल पे संरक्षित किया जाए वहां पे, तो वो आवश्यक है। उसका लागत लाभ कई अन्य देशों की तुलना में भारत में निर्माण, भूमि और विद्युत की लागत सब कम है अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में। तो ये चीजें, इसका लाभ हम लोग अभी ले सकते हैं। भारत के डेटा केंद्रों का महत्व, जाहिर सी बात है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला कि भारत में डिजिटल क्रांति को अगर जारी रखना है और उसे और आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो ये आवश्यक है। और डिफरेंट टाइप की जो सरकारी सेवाएं जैसे आधार, यूपीआई, ओएनडीसी क्या है, ये सरकारी जो सरकारी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, और ये सब जो है इसके लिए एक बड़े सर्वर की जरूरत है जिसपे कि इनका डेटा सुरक्षित रहता है, और ये सर्वर जो है यहाँ होने चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया को अगर सुरक्षित तरीके से इसी प्रकार से चलाना है तो ये डेटा सेंटर की आवश्यकता यहाँ पे बन रही है। और क्या कि विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। अन्य लाभ क्या है, डेटा स्थानीकरण की सुविधा, जाहिर सी बात है यही मुद्दा ही है, प्रदान करेगा। इससे विदेशी निगरानी के जोखिम समाप्त हो, क्योंकि जो डेटा हमारे देश से बाहर है उस डेटा पे मतलब क्या वहां पे उसकी निगरानी भी है वहां की सरकार में, और वहां की सरकार किसी भी प्रकार की भी भू राजनीतिक तनाव की स्थिति में उस डेटा का उपयोग अपने भू राजनीतिक हित को साधने के लिए कर सकती है, जैसे वर्तमान विश्व में अभी चीजें चल रही हैं। तो ये आपके राष्ट्र के लिए जोखिम पूर्ण हो सकता है। डेटा तक पहुंच के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है। और निजता संबंधी अधिकार, और यही कि व्यक्तिगत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने देख लिया, व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए जो वित्तीय डेटा है, जो बायोलॉजिकल डेटा है और अन्य जो डेटा है, उन सब का प्रयोग किया जाता है उनके खिलाफ भी। तो इससे क्या, जो कि डायरेक्टली क्या उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। तो ये डेटा सेंटर अगर लोकल लेवल पे होंगे, उनकी निगरानी आसान हो जाएगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाएगी, और लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में जो पूरा का पूरा जो डिजिटल गवर्नेंस है उसको सपोर्ट करने में आसानी मिलेगी, उसे आगे बढ़ाने में भी आसानी मिलेगी। तो यही ये है। चुनौतियां क्या है, तो जाहिर सी बात है चुनौतियां क्या विनियामकीय है कि आपके पास इसे रन करने के लिए और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए संपूर्ण भारत में एक सरल और मानकीकृत विनियामक ढांचे की आवश्यकता होगी। उच्च परिचालनात्मक व्यय, तो वही कि ये रखरखाव के लिए सबसे पहले विद्युत और जल दोनों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। विद्युत की अत्यधिक खपत और अवसंरचना के रखरखाव के कारण उच्च लागत होगी। यहाँ पे देख लेंगे। और पर्यावरणीय चिंताएं भी इसीलिए हैं कि कोयला आधारित ऊर्जा, हम जो है अभी अपनी ऊर्जा का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ से ले रहे हैं,
थर्मल पावर प्लांट से। तो कोयला आधारित ऊर्जा इसमें भी यूज किया जाए, क्योंकि बिजली बड़े पैमाने पे होगी। अगर डेटा सेंटर लगाएंगे तो और खपत बढ़ेगी हमारे देश में। तो उसमें क्या, अंततः हमारे पास रिसोर्स तो यही है, तो यहाँ पे कोयला आधारित ऊर्जा, जो कि पर्यावरणीय समस्या उत्सर्जन को बढ़ाएगा। और क्या, भूजल, पानी पहले ही नहीं है हमारे लिए, हम लोग गंभीर जल संकट की स्थिति में हैं। तो ये इनकी खपत बढ़ जाएगी। ठीक है। अन्य क्या है, जाहिर सी बात है, किसी भी इस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौशल प्राप्त लोग जो है होने चाहिए, प्रशिक्षित जो है कार्यबल होना चाहिए, जो कि डेटा सेंटर को बनाने में, रखरखाव में, मेंटेनेंस में, आगे जो परिचालन में काम आए। उसकी कमी है, क्योंकि कौशल विकास की कमी है। की कमी और चेन्नई, मुंबई से मेट्रो शहरों में डेटा सेंटर्स का अत्यधिक संकेंद्रण, मतलब इस सेंटर पे, कुछ एक सेंटर पे है जो औद्योगिक सेंटर है। अब आगे की राह क्या है? आगे की राह यही है कि मजबूत अनुपालन, ऊर्जा दक्ष अनुसंधान एवं विकास, टीयर 2 शहरों में डेटा सेंटर विस्तार से डेटा सेंटर तंत्र का सतत, सुरक्षित व संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कि कुछ जो पहल की गई है, इसमें हम देखेंगे योटा D1, पहली बार जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये एक हाइपर लोकल डेटा सेंटर भी बनाया गया है, दिल्ली एनसीआर का काफी महत्वपूर्ण। तो पहला है, भारत का ये पहला है ग्रेटर नोएडा में योटा D1, योटा D1। उसके बाद क्या, मसौदा डेटा सेंटर नीति, जो ड्राफ्ट है डेटा सेंटर नीति, जो डेटा को सुरक्षा प्रदान करना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है इसका ड्राफ्ट बना लिया गया है। उसका अवसंरचना का दर्जा, मतलब इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा प्रदान किया जाएगा, जिससे कि 5 मेगावाट से अधिक आईटी लोड क्षमता वाले डेटा सेंटर्स को अवसंरचना का दर्जा दिया जा रहा है, मतलब बड़े डेटा सेंटर्स को। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसने डेटा सेंटर प्रोत्साहन योजना और डेटा सेंटर आर्थिक क्षेत्र आदि की सिफारिश की है। जैसे कि हम अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उसके क्लस्टर का निर्माण करते हैं, उसके जो इकोनॉमिक जोन बनाने का उन पे काम करते हैं। जैसे हमने देखा है इसके पहले आईटी सेज वगैरह, आईटी सेक्टर के विकास के लिए। इसी प्रकार से ये डेटा सेंटर आर्थिक क्षेत्र की बात की जा रही है, मतलब सिफारिश है ये ट्राई के द्वारा, ये सब चीजें। तो ये महत्वपूर्ण पहल हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे डेटा सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला, डेटा का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं वितरण। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी चर्चा में है, लेकिन इससे क्या मतलब हम लोग समझते हैं। यहीं पे देखोगे डेटा सेंटर को जब भी क्षमता की जाएगी तो उसे मेगावाट में किया जाता है। तो इसीलिए मेगावाट में, क्योंकि वहां पे जो सर्वर्स हैं, वहां पे जो इक्विपमेंट्स हैं, वो कितना खपत कर रहे हैं एनर्जी, उसमें इसलिए मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, डेटा सेंटर भारत में किस प्रकार की सेवाओं को सशक्त बनाते हैं? हमने यही एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न, आधार और यूपीआई, ओएनडीसी, डिजिटल शिक्षा, रिमोट वर्क, ये सब हो जाएगा ना। डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देगा। डेटा सेंटर निम्न में से किसमें सहायक है? निजता अधिकारों की रक्षा, कंसेप्चुअल, विदेशी निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिजिटल अवसंरचना से जुड़ा हुआ है, तो ये सी 1, 2 और 3। पर्यावरणीय चिंता क्यों है? तो बस ये चीजों को हम लोग समझना, कोयला आधारित ऊर्जा और भूजल दोहन। ठीक, चलिए अंतिम जो न्यूज आर्टिकल है वो पर्यटन, देश के पर्यटन क्षेत्रक से संबंधित है। और देश के पर्यटन क्षेत्रक से जो महत्वपूर्ण योजना, स्वदेश दर्शन योजना। इसलिए जीएस पेपर 2 और 3, पर्यटन नीति और अर्थव्यवस्था जहां पे है, तो जो ये देश की अर्थव्यवस्था और देश में जो पर्यटन के विकास से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए गवर्नेंस से जुड़ा हुआ भी पॉलिसी है। ये पॉलिसी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। हुआ क्या है कि स्वदेश दर्शन योजना के बारे में ये थोड़ा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। और ये इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो सर्किट हैं, जो पर्यटन सर्किट हैं, जो कि विभिन्न थीम्स पे आधारित है, उनका विकास करना। जैसे बौद्ध सर्किट, मतलब बुद्ध से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हें जोड़ना, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, जैसे विषय आधारित थीम बेस्ड पर्यटक सर्किट्स का विकास करना, जिससे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो उपस्थित जो पर्यटन से के संभावना वाले जो क्षेत्रक हैं, उनका विकास किया जा सके, उनके खूबियों के आधार पे, और उनके बारे में दुनिया को बताया जा सके, जिससे कि अन्य पर्यटकों को हम वहां पे बुला सकते हैं।
आकर्षित कर सकते हैं। स्वदेश दर्शन 2 भी इसका आ गया है। यह स्वदेश दर्शन योजना का नवीनीकृत संस्करण है। इसका लक्ष्य पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं। मतलब अपनाते हुए संधारणीय एवं जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना। संधारणीय और जिम्मेदार, तो मतलब विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी इस संधारणीय और जिम्मेदार पर्यटन क्षेत्र का विकास करना। क्या है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, इसकी महत्वपूर्ण उप योजनाओं के बारे में, स्वदेश दर्शन 2 के बारे में। सबसे पहले कि चुनौती आधारित गंतव्य विकास है क्या? चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि इसमें भी 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियों में 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये 4 श्रेणियां क्या हैं? आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक और विरासत से संबंधित, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, पारिस्थितिकी पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल। ये दिमाग लगा के हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो पर्यटन हमारे देश में कुछ इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग भी जाते हैं, इसी के अंतर्गत हम लोग ट्रैवल करते हैं, या तो किसी धार्मिक स्थल पे या सांस्कृतिक और विरासत से संबंधित जुड़ी हुई जो स्थल हैं, या फिर शहरों के आसपास जो ग्राम जो टूरिज्म जो बोला जा रहा है, गांव के जो है परिदृश्य से संबंधित है, या फिर पारिस्थितिकी पर्यटन जो जहाँ पे प्राकृतिक परिदृश्य और जो सौंदर्य जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब जीवंत ग्राम श्रेणी यहाँ पे इसके बारे में, जैसे कि इसके तहत 5 गंतव्यों की पहचान की गई। क्या? जिसमें इसी नाम है, अरुणाचल प्रदेश का किबिथो, हिमाचल प्रदेश का रक्षम छितकुल, सिक्किम, गंथांग, उत्तराखंड जादुंग ये शामिल है। तो जीवन ग्राम श्रेणी में तो ये कुछ इंफॉर्मेशन टाइप के जो फैक्चुअल जो है ना प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि इनमें से कौन-कौन इसमें शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट देखिए, जनजातीय होम स्टे, जनजाति इस पे मैंने प्रश्न भी बना दिया है, ठीक है ना, कि जनजातीय होम स्टे विकास के लिए दिशा निर्देश क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत योजना के तहत 1000 जनजातीय होम स्टे विकसित करना। होम स्टे हमने देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये कम, और अन्य जो फेमस पहले से टूरिस्ट सेंटर हैं वहाँ पे होम स्टे जो है ना सस्ते जो है होटल का एक विकल्प के रूप में काफी पॉपुलर हुआ है कुछ वर्षों से। तो ये जनजातीय क्षेत्रों का विकास भी होगा और सुविधा, जैसा मैंने बताया कि सुविधा भी मिलेगी आने वाले पर्यटकों को। तो ये योजना कौन सी? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की को विशेष सहायता, तो जो राज्य अपने स्तर में अपने स्थान पे विकास करना चाहते हैं, उसे बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उनके लिए पूंजीगत जो है सपोर्ट भी होगा। जो राज्यों को 50 वर्षों के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ऐसा ऋण जो कि सस्ता हो, जिससे वो पैसा लेके उस क्षेत्र में विकास कर पाए। अन्य पहल क्या है? अन्य पहल में तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, प्रसाद योजना बेसिकली। ये सब का पहले से चर्चा में है कि प्रमुख तीर्थस्थलों विरासत शहरों में अवसंरचना को बेहतर बनाना। एक चिकित्सा पर्यटन, भारत का चिकित्सा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका से आने वाले मतलब चिकित्सा के लिए, अपने उपचार के लिए, क्योंकि सस्ता भी है और टेक्नोलॉजिकली भी हम लोगों ने काफी विकास किया है मेडिकल क्षेत्र में, तो इसलिए भी इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। 2026 तक 13.42 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये। माइस बैठकें, मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी पर्यटन, इसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय रणनीति रोड मैप भी तैयार किया है। कि बैठक के लिए लोग आते हैं, किसी सम्मेलन के लिए लोग आते हैं, देश बड़ा है, देश के संपर्क बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसमें उस राष्ट्र में इस प्रकार की चीजें होती हैं। प्राइवेट स्तर पे भी, गवर्नमेंट स्तर पे भी, गवर्नमेंट डेलीगेट्स भी आते हैं और प्राइवेट भी डिफरेंट टाइप के सम्मेलन होते रहते हैं, मतलब प्राइवेट कॉर्पोरेट्स से संबंधित और प्राइवेट विभिन्न क्षेत्र से संबंधित। तो वैसे भी लोग जो है ट्रैवल करते हैं इंडिया, तो उस क्षेत्र में भी विकास किया जा सकता है, जिससे भारत को एक डेस्टिनेशन के रूप में समझा जाए कि यहाँ पे मीटिंग की जा सकती है, यहाँ पे कोई ऐसा सम्मेलन किया जा सकता है, कोई ऐसा प्रोग्राम किया जा सकता है जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। तो उससे भी देश को लाभ मिलता है, पर्यटन को, देश के पर्यटन को। रोजगार आधारित समृद्धि को सुगम बनाना, बेसिकली वही है कि आतिथ्य प्रबंधन में कौशल विकास कार्यक्रम, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण योजना, ये इंपॉर्टेंट है, आदि। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब जो बात हम लोग कर रहे थे कि इतना इंपॉर्टेंस दिया क्यों जा रहा है,
तो वही जीडीपी में कितना योगदान है, किस प्रकार से और अन्य तरीके से योगदान किया जा सकता है। उभरती क्षमता क्या है? 2024 में लगभग 20 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत आए और जो कि 3 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। तो विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में पर्यटन क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। जहाँ निर्यात है वहीं पे ये पर्यटन क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है। और आर्थिक योगदान क्या है? वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में 5% का आर्थिक योगदान है और वित्त वर्ष 2023 में 7.6 करोड़ रोजगार सृजित किए गए थे। तो आर्थिक विकास में, रोजगार निर्माण में इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। और उसके बाद क्या? सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, राष्ट्रीय अखंडता, राजनयिक सॉफ्ट पावर टूल भी विकसित होता है, जिससे संबंध भी तो बढ़ाने में मदद मिलती है। चलिए इस पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से ही आ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से स्वदेश दर्शन पर्यटन सर्किट हैं? तो डायरेक्ट जो फैक्चुअल पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट ऐसा कुछ नाम आया नहीं, इको सर्किट है, विरासत सर्किट 1, 2 और 4 ए आंसर हो गया। सीबीडीडी की थीम आधारित श्रेणियां, चैलेंज बेस्ड जो डेस्टिनेशन डेवलपमेंट जो बताया गया, तो उसमें कौन कौन से थे? उसमें था आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और इको पर्यटन, अमृत धरोहर स्थल। तो शब्द हैं इसमें सी 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, जनजातीय होमस्टे विकास किस योजना से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट इसमें पूछ लिया गया, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ये छोटी छोटी योजना जो दिमाग से निकल जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं जाता है, यूपीएससी उनको पूछ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, और या फिर मेंस आंसर राइटिंग में इसे एक पॉइंटर्स के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जनजातीय क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से, कि उसे कैसे जोड़ के, पर्यटन से जोड़ के उसके विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग आज के जो महत्वपूर्ण शॉर्ट न्यूज हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो शॉर्ट न्यूज है, पंखुड़ी पोर्टल बेसिकली सीएसआर नीति और महिला और बाल विकास से संबंधित है। इससे जोड़कर हम लोग देख सकते हैं, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो महिला और बाल विकास से जुड़ी जो पहल है उसको बेहतर समन्वय किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, हितधारकों को व्यवस्थित भागीदारी को मजबूत किया जाए। तो बेसिकली है यही, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल प्रारंभ किया है। और इसमें सीएसआर कैसे जुड़ रहा है कि ये होगा कि जो सीएसआर और साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब जो लोग इस संदर्भ, इस उद्देश्य से फंडिंग करना चाहते हैं तो उनके बीच में एक ब्रिज का काम करे। अब यहाँ पे यही है कि यह प्लेटफॉर्म व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, सरकारी संगठनों को एक मंच पे जोड़ता है। तो ये ब्रिज का काम किया ना, तो फंडिंग करना आसान हो जाएगा जो लोग इच्छुक होंगे। और सीएसआर के अंतर्गत तो ये चीजें तो मैंडेटरी ही हैं, ठीक है। तो यही पोर्टल है जी। चलिए एक संस्था के बारे में, संयुक्त राष्ट्र की संस्था और उसकी रिपोर्ट के बारे में। क्या है संस्था? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग, UNDECA। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी एक रिपोर्ट आई है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026। अंग्रेजी में भी नाम इसका ध्यान में रख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, संभावनाओं को बताएगा ये। और ये चर्चा में इसलिए और है कि भारत की ये समृद्धि दर, इसमें जीडीपी समृद्धि दर कितनी बताई गई है? 7.2%, मतलब इस आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 के लिए। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है, एक इकाई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की एक इकाई है। ये संयुक्त राष्ट्र के विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जैसा हम लोग समझ सकते हैं कि विश्व भर के देशों, उसके आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण से जुड़े जो लक्ष्य हैं को प्राप्त करने में सहायता करना। और नेतृत्व क्या है? आर्थिक और सामाजिक कार्य के लिए अवर महासचिव, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ये कार्य करता है इस तरह से। अन्य रिपोर्ट भी है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ये किसके द्वारा निकाला जा रहा है। तो जैसे कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट और विश्व जनसंख्या संभावनाएं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स भी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इसी के द्वारा निकाली जाती है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना, अभी हमने देखा पहलगाम अटैक के बाद जो है भारत के द्वारा तत्काल रूप से जो है रोका गया और उस पर कार्रवाई की गई। किस पे? भारत
जो सिंधु इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, जो सिंधु नदी तंत्र पे जो है ना, जो समझौता है भारत और पाकिस्तान के मध्य में जल बंटवारे को लेकर, जो जो 5 नदियां हैं, तो उसे जो है ना रोक दिया गया। और रोकने का कारण क्या था कि जो नदियां हैं जिससे कि जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी उसकी जल का हिस्सा, उस पे भी संभावनाओं को तलाश करना भारत के पक्ष में, जिससे कि भारत जो है उस पे होने वाली जो परियोजनाएं हैं उस पे विचार कर पाए, उसे क्रियान्वित कर पाए। उसी संदर्भ में हम समझेंगे, इससे पहले भी न्यूज टुडे में हमने देखा है, दुलहस्ती 2 परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई। उसी उसी कड़ी में हम लोग एक नया है क्या, सावलकोट जल विद्युत परियोजना, वहीं से जुड़ा हुआ है और बड़ी परियोजना है, जो ये भी चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में 1856 मेगावाट की क्षमता वाला रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। तो इंपॉर्टेंट परियोजना है चिनाब नदी पे। अन्य परियोजना जैसे दुलहस्ती 1, बगलियार, सलाल, और इसमें भी निर्माणाधीन परियोजनाओं में रतले, दुलहस्ती 2, कीरू और क्वार, जो पहले इसके बारे में लोग चर्चा कर चुके हैं। ये भी 2 ध्यान में रखें, काफी नाम चर्चा में आ रहा है, कीरू और क्वार। और एक सावलकोट तो हमने पढ़ ही लिया, तो यही इसका बैकग्राउंड था, इसलिए चर्चा में रहा। राष्ट्रीय खेल बोर्ड, जैसा कि हमने बताया कि खेल प्रशासन के संदर्भ में, खेल गवर्नेंस के संदर्भ में काफी बदलाव किए जा रहे हैं, नियामकीय ढांचाओं में बदलाव किया जा रहा है, कानून भी बनाकर देश में ये खेल प्रशासन को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण कड़ी क्या है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का। और इसे क्या, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 देखिए, इसीलिए कानून अभी पास किया, एकदम रिसेंट है 2025 का, के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड खोज सह चयन समिति के नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। ये अधिनियम है और ये नियम है, ध्यान में रहे इसके तहत, ठीक। नियमों का प्रमुख प्रावधान क्या है कि खोज सह चयन समिति, मतलब खिलाड़ियों का चयन और खोज से संबंधित जो समिति होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कैबिनेट सचिव के द्वारा। उसके बाद इस समिति में भारत सरकार के खेल विभाग के सचिव, खेल प्रशासक का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित कोई व्यक्ति शामिल होगा। तो ये अब संरचना होगी। इसके बारे में कुछ और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं कि ये संस्था के बारे में, इसकी संरचना कैसी रहेगी, राष्ट्रीय खेल बोर्ड के बारे में कि बोर्ड की संरचना क्या होगी। इसमें सामान्यतः ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे, ठीक। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय खेल निकायों के बोर्ड के रूप में मान्यता प्रदान करना, पहला, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। और कार्यकाल क्या होगा, बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो इस तरह से पूरी तरह से खेल प्रशासन को ये बदलाव लाने का प्रयास है। चलिए नेक्स्ट क्या है, किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए स्पेशल विंडो। ये क्या है, स्वामी, ये अंग्रेजी में इसका एक्रोनीम है क्या, स्वामी। तो ये ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्वामी किससे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किफायती आवास से संबंधित जो पहल है सरकार की वो है, ये है क्या कि 15 दिसंबर 2025 को तक की स्थिति के अनुसार स्वामी फंड के तहत, ये फंड है के तहत संचालित जो 110 परियोजनाओं में लगभग 61,000 आवासीय इकाइयों का वितरण किया जा चुका है। ये बेसिकली इस फंड के द्वारा जो है ना, किफायती आवास के निर्माण की जो योजनाएं हैं उन्हें संचालित किया जाता है। तो ये विशेषीकृत क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में काम करता है। तो समाज के, सिंपल सी बात है, समाज के कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण पहल है। तो वहां पे हम लोग इसे एज ए रेफरेंस लिख भी सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में भी। और इसमें दूसरा डेटा क्या है कि इसमें पुनर्वास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत 7,000 से अधिक आवास इकाइयां भी शामिल हैं। फंड के बारे में, पहला क्या, 2019 में शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है, किफायती और मध्यम आय श्रेणियों की रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त पोषण प्रदान करना। जो रुकी हुई आवासीय योजना है, ठीक है, किफायती और मध्यम आय श्रेणी। प्रबंधन कौन करेगा, SBI वेंचर्स लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी है, द्वारा एक सामाजिक प्रभाव निवेश मंच के रूप में प्रबंधित किया जाता है, ठीक। 2, स्वामी फंड 2 के बारे में, इसकी घोषणा अभी केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई। यह सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ एक मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के रूप में काम करेगा और 15,000 करोड़ रुपए के इस फंड का लक्ष्य अतिरिक्त 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या, होमिनिन्स। होमिनिन्स क्या, ये साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और किस प्रकार के, फॉसिल्स बेस्ड साक्ष्य है।
क्या है, कहाँ मिला है ये? मोरक्को की गुफा में। एक अध्ययन में मोरक्को गुफा में होमिनिन जीवाश्मों के एक समूह की आयु लगभग कितना 7,23,73,000 वर्ष आंकी गई है। और यह खोज मानव के विकास को समझने की प्रक्रिया में मजबूत है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्यों कड़ी है महत्वपूर्ण? क्योंकि अभी तक ये मतलब एक प्राइमेट का दर्शाता है। अभी जो होमोसेपियंस, हम और आप जो है ना होमोसेपियंस है, और यही हमारे पूर्वज थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन विज्ञान विश्लेषकों को और जो शोधकर्ता है लगातार इस पे शोध कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या अन्य प्राइमेट भी थे, या अन्य जो है स्वरूप भी था जो कि समय के साथ नहीं रहे। तो वो जीवाश्म से ये बात, इन सब बातों पे, सिद्धांतों पे बल मिल रहा है। तो ये क्या है, ये प्राइमेट्स नर बानर का एक समूह है जिसमें आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस, सभी विलुप्त मानव प्रजातियां और उनकी सभी निकटतम पूर्वज शामिल हैं। ये होमिनिन नेड कुल प्राइमेट गण से संबंधित है। इनमें आज केवल होमो सेपियंस ही अस्तित्व में है। तो यही मुद्दा, यही कि हम ही लोग अस्तित्व में हैं। तो क्या इनके अगर मिलते हैं तो उनसे जुड़ी हुई जानकारियां भी हमें मिलेगी। तो मानवीय विकास के क्रम में हमने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या चीजें हुई, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। मुख्य विशेषताएं क्या है इस इनकी? सीधा खड़े होने की शारीरिक मुद्रा, द्विपाद गमन, दो पैरों से चलना, अन्य प्राइमेट्स की तुलना में मस्तिष्क का आकार अधिक होना, व्यवहारिक गुण जैसे विशेष प्रकार के उपकरणों का उपयोग और कुछ मामलों में भाषाई संवाद। तो ये सब हमसे मिल रहे हैं, होमोसेपियंस से मतलब। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। चलिए, पर्यावरण से संबंधित जलवाष्प, महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस, ये पूछा भी जाता है। ये कॉमन प्रश्न है यूपीएससी प्रीलिम्स में, पर्यावरण इसमें सब्जेक्ट में, कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? तो हम लोग CO2, CH4, SO2 ये सब का नाम समझते हैं, जलवाष्प का नाम कभी कभार भूल जाते हैं, लेकिन जलवाष्प महत्वपूर्ण है। एक बार हम लोग समझ लेंगे ग्रीन हाउस गैस कौन होते हैं। जो कि तापमान को, टेम्परेचर को रिटेन करने की क्षमता रखते हैं वो गैस। तो वातावरण में जाके, वायुमंडल में जाके टेम्परेचर को रिटेन करके, मतलब टेम्परेचर को जो है ना अवशोषित करके रखते हैं, जिससे क्या है वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। और जैसे जितनी मात्रा वातावरण में होगी उनकी, इस प्रकार के गैसों की, वो टेम्परेचर को बढ़ाने में उतनी मदद करेंगे। तो इसीलिए CO2 पे इतना जो है हल्ला मचा हुआ है देश में। तो इसलिए इसकी उत्सर्जन को कम करने के लिए हर जो पर्यावरणीय सम्मेलन है उसमें बात की जाती है। तो इसी में महत्वपूर्ण क्या है, जलवाष्प जो है महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो एक हालिया अध्ययन के अनुसार जलवाष्प वायुमंडल को एरोसोल्स की तुलना में कहीं अधिक गर्म करता है। और एरोसोल्स क्या होते हैं? डिफरेंट कण, जो यही विभिन्न प्रकार के कण या विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, जैसे कि हाइड्रोकार्बन का जलना, मतलब जो जो जलवाष्प, जो पेट्रोलियम जो आधारित जो ईंधन है उनके जलने से जो कण है, मतलब जो राख के रूप में उड़ रहे हैं, और वो कण हवा में जलवाष्प को मिलने से, तो उसे एरोसोल बोला जाता है। डिफरेंट मटेरियल से मिलके वो कण जो हवा में तैर रहे हैं, तो उनको एरोसोल बोला जाता है। लेकिन उनका सोर्स ये सब हो सकते हैं। जलवाष्प अलग से, जो जलवाष्प जो है के रूप में है। तो एरोसोल्स की तुलना में, जो अभी तक समझा जाता था कि एरोसोल्स महत्वपूर्ण रूप से गर्मी पैदा कर रहे हैं, नहीं, एरोसोल्स से भी जलवाष्प अधिक है। ठीक है, एरोसोल्स वायुमंडल में निलंबित क्या क्या है, सूक्ष्म कण है बेसिकली। और वो कहाँ से मिलता है, और वो क्या है, हमारे मानवीय स्वास्थ्य के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण खतरा, क्योंकि सांस से भी अंदर जाते हैं। एक दूसरा क्या, आपके नाक, आंख, इन सब में भी वहां पे उनका जमा होता है, जिससे क्या क्या है, देखने की क्षमता, आपको श्वसन संबंधी बीमारियां, ये सब जो है ना आम है एरोसोल के कारण ही। सिंधु गंगा का मैदान जो है ना, ये एरोसोल संकेंद्रण का महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है। तो ये सब चीजें जो इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों ने समझ लिया। जलवाष्प के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जलवाष्प जो धरातल से लेकर एक निश्चित ऊंचाई तक ही पाई जाती है, अधिक ऊंचाई पे नहीं पाई जाती। एक दूसरा क्या है कि अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, तो अक्षांशीय विस्तार जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, विषुवत रेखा से, तो ये कम होता जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब उष्णकटिबंधीय से जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे। चलिए, एक और साइंटिफिक डेवलपमेंट, वाहन से वाहन संचार प्रौद्योगिकी, मतलब एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में कम्युनिकेट करने के लिए
यही है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने घोषणा की कि भारत में वाहन से वाहन संचार प्रौद्योगिकी शुरू की जाएगी, जो कि अभी क्या है, जो पूरा का पूरा जो सड़क परिवहन है, उसमें बड़े पैमाने पे सुधार कर सकता है। जो अभी जो एडैस सिस्टम हमने सुना है, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम को सशक्त बनाती है। इससे वाहन उन खतरों को भी चेतावनी साझा कर सकते हैं, जो सीधे दिखाई देता है। तो अब एक वाहन है, उसमें एडैस है, और दूसरा वाहन भी कनेक्ट हो जाएगा, उसमें भी एडैस है। तो ये तो पहले से है और ये कनेक्ट हो गया, तो ये लोग इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, साझा कर सकते हैं, जिससे क्या होने वाली दुर्घटनाएं हैं और जो ट्रैफिक से संबंधित चीजें बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए इसका महत्व क्या है, सड़क सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि वे वाहनों के आगे, पीछे और किनारों तीनों दिशाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करती है, और यह भू आकृति और सड़क के मोड़ों को भी ध्यान रखती है। तो ये सब इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, ये सेलुलर नेटवर्क जैसा जो है तृतीय पक्ष नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, यहीं पे जो है ना कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। इसमें ऐसा सिस्टम का विकास किया जाएगा। चलिए, सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण पर्यावरणविद माधव गाडगिल, जिनका भी निधन हो गया अभी हाल फिलहाल में। पर्यावरणविद, पारिस्थितिकीविद, जो भारत के पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण योगदान है, विशेष करके जो आज जो पश्चिमी घाट रीजन है, उसके संरक्षण के दृष्टि में इनका उल्लेखनीय योगदान है। इनका निधन हो गया। जो जन्म उनका पुणे से के निवासी थे, पुणे में इनका जन्म हुआ। और क्या, 1982 में भारतीय विज्ञान संस्थान में इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से ही सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज की स्थापना की। उनके प्रयासों से 1986 में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की, बायोस्फीयर रिजर्व जो है। तो ये बड़ी उपलब्धि थी पश्चिमी घाट के संरक्षण के दृष्टिकोण से, इन्हीं का प्रयास था, इन्हीं के प्रयास से वो चीजें की गई। उसके बाद क्या, 2010 में पश्चिमी घाट विशेषज्ञ पारिस्थितिकी कार्यदल, जो पश्चिमी घाट के बचाव के लिए और कितना जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, ये जो कार्यदल था, उसके अध्यक्ष रहे हैं। और पर्यावरण विषय में ये हमेशा माधव गाडगिल कमेटी का नाम हम लोग सुनते आए हैं, तो यही व्यक्ति थे। और इस कार्यदल ने पूरे पश्चिमी घाट को वर्गीकृत रूप से यही इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्षेत्र अधिसूचित करने की सिफारिश की थी। उसके बाद क्या, उसके बाद भी इनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहलुओं हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे। भारत की जैव विविधता अधिनियम के प्रमुख निर्माताओं में से एक वे वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में भी शामिल रहे। उसका प्रमुख पुरस्कार सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण, पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार, वॉल्वो पर्यावरण पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ये जो पर्यावरणविदों को या पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण जो योगदान है, जो महत्वपूर्ण इन्हें जो पुरस्कार दिए गए हैं, उपलब्धियां। तो ये इस तरह से हम लोग आज के न्यूज टुडे के अंक को यहीं पे कंक्लूड करेंगे, और आप लोग ने जो सीखा है उसे अप्लाई कीजिए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जिससे आप और सीख पाएंगे। और इसी तरह से मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवश्यक है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप बार-बार रिवीजन करोगे। तो चलिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।